Assalamu alaikum. This is Dr. Mubashir. I am a hematologist. आज हम जिस टॉपिक पे जिस कंडीशन के बारे में बात करेंगे वो मेडिकल कंडीशन है, उससे थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया बहुत सारी किस्म का होता है। बेसिकली थैलेसीमिया एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है विद नो सिम्टम्स टू लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स। तो सबसे पहले हम जिस थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे वो है थैलेसीमिया माइनर। उसको बीटा थैलेसीमिया माइनर भी कहते हैं, थैलेसीमिया ट्रेट भी कहते हैं, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी कहते हैं। ये बेसिकली आप अगर हीमोग्लोबिन यानी कि अगर मैं आपको हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन दूं तो हीमोग्लोबिन एक सुर्ख रंग का कलर है जो कि रेड सेल्स के अंदर होता है। तो ये 4 चेन्स से मिलकर बना होता है। 2 अल्फ़ा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। आयरन ने इनको जोड़ के रखा होता है। आयरन का एक मॉलिक्यूल होता है, उसको हीम कहते हैं, उसने इनको जोड़ के रखा होता है। तो वो जब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर के ज़रिए से एक बीटा चेन अफेक्ट हो जाए तो उसे थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। थैलेसीमिया माइनर सिम्टमलेस भी एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है और थैलेसीमिया माइनर में थोड़ा बहुत एनीमिया भी हो सकता है, अनलेस दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी होगी जो कि अर्ली चाइल्डहुड में हो सकती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उसमें इसकी सिम्टम्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, एनीमिया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इतना होता है कि आपको बाज़ का ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी देने पड़ते हैं। अदरवाइज़ अगर एक पेशेंट की डाइट नॉर्मल है और उस पर कोई स्ट्रेस लाइक कंडीशन लाइक अर्ली चाइल्डहुड और प्रेगनेंसी टाइप की चीज़ ना हो या कहीं से ब्लीड ना कर रहा हो क्रॉनिकली, उसके पेशाब या पखाने में ब्लड ना आ रहा हो, तो उसको थैलेसीमिया माइनर की वजह से कोई चैलेंज नहीं होता। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ। तो इसका जो डायग्नोसिस है दैट रिलाइज ऑन ब्लड काउंट्स। उसमें आपको जो फाइंडिंग्स मिलेंगी वो माइल्ड, नो, माइल्ड और मॉडरेट एनीमिया। और उसके बाद इसमें रिलेटिव टू द डिग्री ऑफ एनीमिया रेड सेल काउंट थोड़ा ज़्यादा होता है। नॉर्मली किसी पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी का एनीमिया है तो उसमें जो रेड सेल काउंट है वो 4-4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होगा। इसमें ये रेड सेल काउंट फॉर एज एंड जेंडर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि जो अपर लिमिट है उससे भी ज़्यादा होता है, यानी कि हाई होता है। उसको हम एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। और सेल का साइज़ छोटा होता है। उसमें एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो रेड सेल के में की साइज़ की में जो वेरिएशन होती है मुख्तलिफ रेड सेल्स में, उसका एक पैरामीटर होता है, उसे RDW कहते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ भी उसको कहते हैं। वो नॉर्मल होता है। उसकी वजह ये होती है कि ऑल द सेल्स आर अफेक्टेड एट जेनेटिक लेवल, ठीक है। तो उसमें ये वो नॉर्मल होता है, तो इसलिए सेल का साइज़ होमोजेनस तकरीबन होता है। हाँ, आयरन डेफिशिएंसी में ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि उसमें एक सुपर इम्पोज फैक्टर आयरन डेफिशिएंसी का भी शामिल हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके स्पेसिफिक डायग्नोसिस की तरफ। ज़ाहिर है कि पूरी पॉपुलेशन को तो हम उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं कर सकते, हम उसको CBC से स्क्रीन करते हैं। तो इसके स्पेसिफिक डायग्नोसिस की तरफ आ जाएँ जो कि थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है, वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें हम हीमोग्लोबिन की चेन्स को भी देखते हैं, कौन सी कितनी कितनी बन रही है और उसमें कौन कौन सी टाइप्स की हीमोग्लोबिन्स बन रही हैं। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो थैलेसीमिया माइनर के अंदर पैटर्न आएगा उसमें हीमोग्लोबिन A2 जो नॉर्मली ज़्यादा होती है वो ज़्यादा ही होगी, हीमोग्लोबिन A1 जो कि ज़्यादा होती है वो ज़्यादा ही होगी। हीमोग्लोबिन A2 रेज हो जाती है। नॉर्मली एक पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन A2 3.4 तक नॉर्मल होती है। जो ही 3.4 से ऊपर जाएगी हीमोग्लोबिन A2, हम उसको थैलेसीमिया माइनर लेबल कर देंगे। हीमोग्लोबिन F भी थोड़ी सी बढ़ जाती है
हीमोग्लोबिन A2 जो है वो डेल्टा चेन्स के साथ बनती है, तो ज़ाहिर है कि एक बीटा चेन नहीं है, एक फंक्शन कर रही है, एक नहीं कर रही, और एब्सेंट भी हो सकती है दूसरी चेन। तो जो डेल्टा हीमोग्लोबिन की डेल्टा चेन्स होती हैं वो स्विच ऑन कर जाती हैं, तो उसके नतीजे के तौर पे हीमोग्लोबिन A2 थोड़ी सी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। उसमें कुछ पिटफॉल्स हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। डेफिनेट डायग्नोसिस इसका वो जेनेटिक टेस्टिंग है। जेनेटिक टेस्टिंग तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, इंडिया के अंदर, ईरान के अंदर, और मॉडर्न वर्ल्ड में तो है ही, वहीं से आई है ये। तो जेनेटिक टेस्टिंग करवाएं कि कौन सी म्यूटेशन मौजूद है। जेनेटिक टेस्टिंग का जो फ़ायदा है वो ये है कि आपके अंदर म्यूटेशन का पता चल जाएगा। आपको जब शादी करेंगे विद अनदर पर्सन विद बीटा थैलेसीमिया माइनर, तो या बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, तो उस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसमें भी आपको म्यूटेशन पता होगी दूसरे बंदे के अंदर, और आपके अंदर भी म्यूटेशन पता होगी, तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो ही आपकी शादी के दौर के बाद आपका कोई बच्चा पैदा होने वाला होगा, तो फ़ीमेल की गेस्टेशनल एज 10, 12, 14 हफ्ते तक आप उसके कोरियोनिक विलाई का सैंपल लेके उसमें उन म्यूटेशंस की बेस पे चेक कर सकते हैं कि वो जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है, या वो नॉर्मल है। थैलेसीमिया माइनर है या नॉर्मल है तो उसको तो हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे, और अगर थैलेसीमिया मेजर है तो ऑप्शनल, बाद मुल्कों में तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं, और बाद मुल्कों में कपल को ऑप्शन देते हैं कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके बारे में उलमा कराम के फतवे भी मौजूद हैं दीन इस्लाम के अंदर कि आप उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे की ज़िंदगी का पैदाइश के बाद भी ख़तरा होता है। थैलेसीमिया मेजर क्या है वो हम बाद में करेंगे। As far as its incidence is concerned, about 5 to 7%, यानी कि 5 से 7% of the total world population is affected by beta thalassemia minor। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बीटा थैलेसीमिया माइनर जो कि आज डायग्नोज हो गया है, उसकी शादी किसी ऐसे बंदे से हो सकती है जो कि बीटा थैलेसीमिया माइनर है और आपका रिश्तेदार भी नहीं है। 5 to 7% वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ कैरियर्स मौजूद हैं। इसके बीटा थैलेसीमिया माइनर के 1.5 करोड़ कैरियर्स मौजूद हैं, जो कि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं और आपको पता नहीं होगा। मेरे पास अपने क्लिनिक में यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि अनरिलेटेड मैरिजेस थी और उनके बच्चों को थैलेसीमिया मेजर डायग्नोज हुआ। फिर उनकी जब पेरेंट्स की टेस्टिंग की गई तो उनके अंदर भी थैलेसीमिया माइनर निकला, जो कि पहले से उनको पता नहीं था। बल्कि बाज़ पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं कि 3 बच्चे नॉर्मल हैं और चौथे बच्चे में हुआ और थैलेसीमिया मेजर हुआ, और उसके बाद उनका डायग्नोस्टिक वर्कअप शुरू हुआ। बाद में उनके बच्चों को भी स्क्रीन किया, उनकी फैमिलीज़ को स्क्रीन किया, तो पता चला कि ये तो दोनों फैमिलीज़ इस डिज़ीज़ को कैरी कर रही हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है कि शादी के वक्त थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। थैलेसीमिया माइनर के लिए स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, ठीक है। और अगर निकलता है, दोनों पेरेंट्स में निकलता है, तो हीमाटोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करें। वो आपको काउंसलिंग देगा, आपको बताएगा क्या। जो मैंने अभी आपको ये बातें बताई हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट करके एक शॉर्ट वीडियो है 10-12 मिनट की, इसमें इतनी बातें नहीं की जा सकती। तो हीमाटोलॉजिस्ट आपको बिठा के काउंसलिंग करेगा, बताएगा कि आपने आगे क्या करना है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैलेसीमिया माइनर एक ऐसे ही है कि किसी के हाथ की कोई छोटी उंगली ना हो, तो उससे आपकी ज़िंदगी के कितने काम रुक जाएंगे, कोई काम नहीं रुकता। तो इसी तरह थैलेसीमिया माइनर के होने से भी कोई काम नहीं रुकता, ठीक है। हमारा क्लिनिक है यहाँ पे फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में,
6 डेज़ अ वीक हम क्लिनिक करते हैं। हेमाटोलॉजी क्लिनिक है जिसमें हम ITP, एप्लास्टिक एनीमिया, लुकीमियाज बाज और थैलेसीमियाज, इन सारी चीज़ों को मैनेज भी करते हैं, डायग्नोज भी करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग भी करते हैं। ठीक है, ओके व्यूअर्स, आप मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ब्लड से रिलेटेड आप क्या चीज़ सुनना चाहते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ देखना चाहते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। हम आपको प्रोसीजर्स भी दिखाएंगे और हम आपको टेस्टिंग भी दिखाएंगे, मशीन्स दिखाएंगे और इस तरह की जो वीडियोस हैं जो कि पब्लिक सर्विस मैसेज की वीडियोस होती हैं वो भी हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। तो गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।